Namaskar, my all dear student of class 12. I'm Shikha, your mentor, to help you in the completion of English syllabus for this going on session. We have completed the explanation part line by line of the chapter The Interview, written by Christopher Sylvester Umberto Eco from the book Flamingo. Today we'll see the question answer of this chapter from the textual part. So let's start. This is the question from page number 69. Question number 1. What are some of the positive views on interviews? The answer is interview is 130 years of the existence. 130 years of his existence has become an inherent part of the journalism. Inherent part. It's called a very, we can say, inseparable part of the journalism. It is useful means of communication that is at times considered to be an art serving as a source of the truth. Dennis Bryan has started that today's world we got to know our contemporaries through their interviews. तो यहाँ पे बताया गया इंटरव्यू लगभग 130 साल पहले इसका इन्वेंशन हुआ था. यही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, बहुत सारे सच जान सकते हो. एंड वेल एस्टैब्लिश्ड जर्नलिस्ट एंड वी कैन से द कॉलमनिस्ट डेनिस ब्रायन ने भी बोला है कि जो हम कंटेम्प्रेरीज हैं, जो आज के हम कंटेम्प्रेरीज हैं, एक ही टाइम पे एक ही समय पर जो रहने वाले लोग हैं, साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उनको सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू ही मिलती है. बहुत सारी ऐसी इनअप्रोचेबल चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं, जगह होते हैं जिसके बारे में हम नहीं जान सकते हो. घर बैठे बैठे हम इंटरव्यू के थ्रू उसको जान लेते हैं. तो आप बोल सकते हो ये एक सोर्स है. आर्ट इज कॉल्ड इन विच यू आर टेकिंग इंटरेस्ट एंड अ सोर्स ऑफ गेटिंग ट्रुथ, राइट? Next question is, why do most celebrity writers despise being interviewed? Now despise is called hate. This question is related that बहुत सारे celebrities हैं वो interview से hate करते हैं, नहीं अच्छा लगता है उनको. क्यों? This question is after according at the base of the explanation that was there in the chapter. So the answer is, celebrity writers believe that interviews unduly infer in their private lives. They regard themselves as victims of the interviews. They claim that interview in some way diminishes them, just like some ancient culture believed that the portrait of a person takes away his soul. Certain celebrities like V.S. Naipaul have claimed that interviews leave them wounded, with other like Rudyard Kipling have referred to it as a crime and immoral act. तो यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ की ओपिनियंस बताई गई हैं कि उनका जो इंटरव्यूज़ लिया गया है उनके अकॉर्डिंग ये एक इंटरफेरेंस है उनकी प्राइवेट लाइफ में. उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल दिया जाता है इंटरव्यू के थ्रू. वो इसको कैसे रिगार्ड करते हैं? वो सोचते हैं कि हम इंटरव्यू के शिकार हैं, वी आर द विक्टिम्स ऑफ द इंटरव्यू. वो ये क्लेम करते हैं, वो ये दावा करते हैं कि किसी भी तरह से एनी हाउ थ्रू इंटरव्यू वो अपने आप को इम्पॉर्टेंस जो उनकी है वो कम हो जाती है. मीन इंस्टेड ऑफ दे आर जस्ट पोर्ट्रेड एज अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड एंड प्रेस्टिजियस पर्सन, उनकी इंपॉर्टेंस बजाय उसके घट जाती है. जस्ट लाइक सम ऑफ द कल्चर, एंशियंट कल्चर के अकॉर्डिंग जो बिलीव किया जाता है कि जिस तरह से आप एक पर्सन को पोर्ट्रे करते हो, उसकी फोटोग्राफ के साथ, उसके इंटरव्यू के साथ जिस तरह से आप उसको प्रेजेंट करते हो समाज में, वो जो है एक तरह से उसकी आत्मा को लेना. मतलब ये आप क्या कर रहे हो, लाइक यू आर टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन टू द होल वर्ल्ड. तो ये एक तरह से उसकी पार्ट से उसकी आत्मा को, उसकी सच्चाई को लेना जो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है. कुछ इस तरह के सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे वी.एस. नायपॉल. वी.एस. नायपॉल के अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू है वो एक तरह से उनको घायल कर देता है. घायल इज कॉल्ड, ही इज़ हैविंग अ मेंटल हर्ट और वी कैन से ना मेंटल इंजरी, इनडायरेक्ट इंजरी ऑन हिज हार्ट, ऑन हिज माइंड, और वो काफ़ी समय तक रहती है. रडियार्ड किपलिंग कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जो इंटरव्यू है वो एक क्राइम है, एक इमोरल एक्ट है. इमोरल एक्ट मतलब जो नहीं किया जाना चाहिए. क्राइम इज जस्ट लाइक यू आर इन द कैटेगरी ऑफ अ क्रिमिनल, मतलब वो जर्नलिस्ट को सीधा सीधा क्रिमिनल बोल रहे हैं. तो इतने सीवियर कमेंट्स हैं, सीवियर रिमार्क्स हैं एस्टैब्लिश्ड और इंटरनेशनल रिनोड ऑथर्स के इंटरव्यू के बारे में. And that's why most of the celebrity, whether Bollywood related to the writing field, educational field, वो क्या करते हैं, इंटरव्यू से हेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is the belief in some primitive cultures about being photographed? एक प्रिमिटिव कल्चर के अकॉर्डिंग क्या बिलीफ है बीइंग फोटोग्राफ्ड? Some primitive cultures believe that photographing a person is not less than stealing his or her soul out of the body and rendering him incomplete and slighted.
उनके अकॉर्डिंग, प्रिमिटिव कल्चर के अकॉर्डिंग, जब आप किसी को प्रेजेंट करते हो विद हिज और हर इंटरव्यू विद द फोटोग्राफ, तो आप एक तरह से उसकी सोल को स्टील कर रहे हो और बदले में आप क्या दे रहे हो, इनकम्प्लीट एंड स्लाइटेस्ट, मतलब बहुत जो थोड़ा सा है वो आप उसको दे रहे हैं। मतलब इंटरव्यू से उसको ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बल्कि ज़्यादा उसकी जो इमेज होती है वो हर्ट होती है, ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत थोड़ा सा पार्ट है जो उसको बदले में मिलता है। What do you understand by the expression thumbprints on his windpipe? The expression means having been strangulated. The interview is an assault on a person as it makes him so tense that he or she feels as good as being choked. तो strangulated is called suffocated. ऐसा लगता है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है कि he was not in the stage to go away from any time, or he was not having the time to frame the question or to tell anything else, and whatever he or she don't want to disclose at that time, उनके पास नहीं होता है टाइम, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि somebody is choking them, उनको choke feel होता है, suffocated feel होता है, as if they are not able to speak properly, to breathe properly. तो इतने रिगार्ड, इतने सीवियर एक्सटेंट तक माना है कुछ लोगों ने इंटरव्यू को. Who in today's world is a chief source of information about personalities? अभी हमारा जो चीफ सोर्स बोला जाएगा अबाउट द पर्सनालिटीज़, पर्सनालिटी में आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ ऑफ ईच एंड एवरी फील्ड, ठीक है, वेरीड फील्ड आप बोल सकते हो, यहाँ पे एजुकेशन भी आ सकता है, यहाँ पे एंटरटेन भी आ सकता है, पॉलिटिकल भी आ सकता है, फील्ड जो सोशल है वो भी आ सकता है. ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारी आउट ऑफ रीच हैं, ठीक है, मतलब इन सारी चीज़ों के थ्रू हमको मीडिया से ही पता चलता है एनी थ्रू. तो यहाँ पे चीफ सोर्स पूछा है, इन सब चीज़ों के बारे में क्या पता चलता है जिससे इन मॉडर्न टाइम द चीफ सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन पर्सनालिटीज इज द इंटरव्यूअर who through his power and influence gather information and provides us with the best possible information on the interviewees. He exerts everything significant through his questions for us. तो यहाँ पे चीफ सोर्स बताया गया है किसको, इंटरव्यू को. जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास एक पावर होती है, उसके पास अथॉरिटी होती है उस टाइम कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है जिस पर्सन के बारे में, उससे कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है और हमको प्रोवाइड कराता है जो भी बेस्ट पॉसिबल, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो ले सकता है वो लेता है, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ के बारे में इंटरव्यूई की. और ये एक पार्ट देता है सारी चीज़ों का, जैसे कि अपने क्वेश्चन के थ्रू वो देखता है, और वो क्वेश्चन जो फ्रेमिंग होता है उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें उस पर्सन, उस सेलिब्रिटी के बारे में हमको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है. सो चीफ सोर्स यहाँ पे क्या रिगार्ड किया गया है, इंटरव्यू को रिगार्ड किया गया है. Do you think Umberto Eco likes being interviewed? Give reason for your opinion. Yes, this is the question that is totally based on your understanding after going through the चैप्टर. क्योंकि अम्बर्टो इको ने खुद अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया था. वहाँ पे जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो हमने एक्सपीरियंस पढ़े थे वो अलग अलग राइटर्स के थे, ऑथर, पोइट्स थे बहुत सारे, बट सेकेंड पार्ट में हमने अम्बर्टो इको का इंटरव्यू पढ़ा था, बट उनकी खुद की ओपिनियन क्या है वो हम देखते हैं. Yes, Umberto Eco in all possibility likes being interviewed. He felt just at ease with the interviewer and answered all the questions fully and patiently without showing any hurry. He stated his achievement in a very modest manner and he explained his philosophical views and interest clearly. He let the interviewer enter the secret about his craft with a loud laugh. Also, he elaborated his approach, which was unique. He was mainly warm and probably responsive as well. तो अगर हम यहाँ पे देखें सारी पॉजिटिव बातें लिखी हुई हैं. अम्बर्टो इको जब अपना इंटरव्यू दे रहे थे मुकुंद पद्मनाभन को, तो ही वॉज एट ईज. यहाँ पे बताया गया है कि उनको अच्छा लगा जब उनका इंटरव्यू हुआ. वो बहुत आराम से इंटरव्यू की जितने भी थे आंसर दे रहे थे क्वेश्चंस के, बहुत पेशेंटली, कोई भी जल्दी नहीं थी उनको, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने सारे अचीवमेंट्स को बताया, बहुत मोडेस्ट मैनर में, ऐसा लग नहीं रहा था, बहुत पोलाइट थे वो, उनको अच्छा लग रहा था वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना, अपने फिलोसफिकल व्यूज़ बताए, अपने इंटरेस्ट उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किए. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सीक्रेट भी बताए जो बताए जाते हैं बाद में. जब सीक्रेट उन्होंने बताया, दे वर टेलिंग ऑल दो सीक्रेट्स विद ऑल हिज कंसेंट. जैसे सीक्रेट निकाले जाते हैं बट वो तो खुद ही बता रहे थे, उसके बाद हंस भी रहे थे. मतलब ही वॉज ऑल एट कंफर्टेबल
during the interview, and he elaborated is called explained. उन्होंने बहुत ज़्यादा explained भी किया अपनी जो speech थी, जो भी बता रहे थे in his approach, and that was very unique कैसे थी कि वो जो भी क्वेश्चन थे उसको एक स्टोरी से जोड़ देते थे, या तो कोई स्टोरी बताते थे या कोई एग्जाम्पल देते थे या अपना खुद का एक्सपीरियंस, मतलब हर क्वेश्चन को, हर आंसर को उन्होंने बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया था अंडरस्टैंड. तो दिस वॉज द यूनिक मैनर. ही वॉज मैनरली, बहुत मैनर्स से बात कर रहे थे. वॉर्म थे, मतलब वॉर्म इज कॉल्ड, ही वॉज वेलकमिंग ईच एंड एवरी कमिंग क्वेश्चंस, एंड प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल, तो बहुत प्रॉपरली वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे हर क्वेश्चन को. मतलब Umberto Eco वॉज वेरी कंफर्टेबल विद द इंटरव्यू, उनको अच्छा लगा. How does Eco find the time to write so much? There are two factors that explained how Eco was able to write so much. In his own words, the life of every person has exactly spaces and periods with no important jobs. He says that he did most of his writing during these free intervals. Second, he explained that people wondered that he, or Eco, has written so much on various subjects. But the fact that he was writing on the same lines and the same interest, pace, non-violence, etc. all his work were linked with the thread of the common interest. It saves his time as he could write a lot in the short period of time, and that was a secret behind Eco's prolific pen. अब यहाँ पे बताना चाहिए, prolific is called versatile, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत easily लिखना. तो वो इको जो थे वो इतने कम समय में इतना सारा कैसे लिख देते थे, वो उनके खुद के वर्ड में आप सुनो जो उन्होंने बताया. उन्होंने कहा कि दो फैक्टर होते हैं सबकी लाइफ में. एक तो होता है सबकी लाइफ में स्पेसेस एंड पीरियड्स, यानी कि खाली टाइम बहुत होता है जब आदमी कुछ भी नहीं करता है, तो जो Umberto Eco, और एक होता है जब बहुत सारे इंपॉर्टेंट जॉब्स होते हैं, जब आपको सिर्फ वही काम करना है. Umberto Eco को कहते हैं कि जो हमारे जितने भी स्पेसेस या पीरियड या गैप्स हैं या इंटरसाइजेस हैं जितनी भी, वहाँ पर मैं अपना यूटिलाइज करता हूँ टाइम लिखने के लिए. और वो बताते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए आश्चर्य भी करते हैं कि मैं इतनी सारे सब्जेक्ट पर इतनी खाली टाइम में कैसे लिख लेता हूँ. तो Umberto Eco कहते हैं कि सब लोगों को लगता है कि दिस इज़ जस्ट काइंड ऑफ वंडर, बट मेरे लिए ऐसा नहीं है. मुझे लगता है कि मैं सेम इंटरेस्ट पे लिख रहा हूँ. मैं उन्हीं सारी चीज़ पे, पीस या नॉन वायलेंस जो चीज़ें हैं जो मेरा इंटरेस्ट है, मैं उन्हीं पे ही लिख रहा हूँ. ये सारी चीज़ें कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू हैं जिसके थ्रेड को मैं वीव करके एक स्टोरी के फॉर्म में लिख देता हूँ. ये मेरा टाइम भी बचाता है और मुझे राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मुझे मिल जाता है और बहुत थोड़े समय में मेरी बहुत अच्छी क्वालिटेटिव राइटिंग रेडी हो जाती है. तो ये एक सीक्रेट है इको की प्लोरिफिक राइटिंग के लिए. मतलब वो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ द जो वी कैन से ना जॉनरा है या इंटरेस्ट हैं, उसको जो है वो कंबाइन कर लेते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम में यूटिलाइज करते हैं अपना खाली समय, और जो उनका संडेज है वो उनके राइटिंग के लिए लिखते हैं. एंड यही उनकी इको की प्रोलिफिक राइटिंग का सीक्रेट है. What was distinctive about Eco's academic writing style? Distinctive आप बोल सकते हो different. उनकी इको की राइटिंग के बारे में different क्या है, क्या चीज़ अलग है? Umberto Eco's academic writing style is quite distinctive. It has a certain playful and personal quality about it. It is marked departure from the regular academic style, which is usually depersonalized, dry and बोरिंग. तो यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे स्कॉलर हैं, वो अकेले ही थोड़ी प्रोफेसर हैं, काफ़ी अलग प्रोफेसर, बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, उनकी राइटिंग्स होती हैं. बट Umberto Eco की राइटिंग अलग कैसे है? उनकी अलग इसलिए है क्योंकि वो एक उसको प्लेफुल मैनर में लिखते हैं. प्लेफुल का मतलब ईजी अंडरस्टैंडिंग वे में लिखते हैं. ऐसा लगता है कि हाँ, ही हिमसेल्फ हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दोज वट एवर ही इज़ राइटिंग एंड दैन ही इज़ प्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ द राइटिंग. अपनी पर्सनल क्वालिटीज़, अपने पर्सनल इंटरेस्ट उसमें शो करते हैं. उसके बाद ये जो उनकी राइटिंग्स है वो बहुत अलग हैं. जो रेगुलर एकेडमिक राइटिंग्स होती हैं, जो बोरिंग, ड्राई, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, इन सब पे बेस होती हैं, उनसे उनकी राइटिंग ये सारी चीज़ें बहुत अलग बना देती हैं. उनकी राइटिंग बिल्कुल वैसी नहीं होती है जैसे डिपर्सनलाइज्ड, मतलब हम अपना कोई पर्सनल टच नहीं दे रहे हैं. जब पर्सनलाइज्ड कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा लगता है यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग विद योर ओन इंटरेस्ट. आप डेलिबरेटली या डिमांडेडली आप कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ ऑब्वियसली जो रीडर है वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता है उस चीज़ से. तो ये चीज़ उनकी राइटिंग में नहीं है. उनकी जो राइटिंग है वो ड्राई नहीं है और बोरिंग नहीं है. क्यों?
देखो जब भी आप कोई राइटिंग पढ़ते हो, एक इमेजिनरी स्टोरी हुई तो वो आपका फ्रेम होना शुरू हो जाता है, यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। तो आप मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर टेकिंग इंटरेस्ट, यू जस्ट वॉन्ट टू गो ऑन दैट रीडिंग, राइट। और अगर कोई आप अपनी ऐसी एकेडमिक्स की बात कर रहे हो, तो जब भी हम लोग कोई फैक्ट पढ़ते हैं, कोई प्रोसेस पढ़ते हैं, कोई मैथड पढ़ते हैं, बट उससे ज़्यादा हमको मज़ा कब आता, क्योंकि हमें पता है वो हमको याद रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जो हैं, जो भी फॉर्मूला बेस्ड हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, वो हमको याद रखनी पड़ेंगी। बट कभी भी अगर हम अपनी ऑटोबायोग्राफिकल या बायोग्राफिकल या कोई इस तरह का अकाउंट पढ़ते हैं जिसमें राइटर ने अपना एग्जाम्पल दिया हो, अपना एक्सपीरियंस बताया हो, वो हम चीज़ कभी नहीं भूलते हैं, और ये चीज़ें इंटरेस्ट भी बढ़ाती हैं उस राइटिंग में, राइट। तो यही चीज़ें जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो अम्बर्टो इको की राइटिंग में थी, जो जनरल नहीं मिलती हैं हमको एकेडमिक्स वर्क में, एंड दैट्स वाई हिज राइटिंग वॉज डिस्टिंक्टिव। Did Umberto Eco consider himself a novelist first or an academic scholar? वो अपने आप को क्या मानते थे, एक नॉवलिस्ट मानते थे या academic scholar? Umberto Eco considered himself as an academic scholar first and a novelist later. He makes his preference clear by saying, I consider myself as a university professor who writes novels on Sunday. On weekdays, he attends academic conferences. He does other scholarly and non-fictional work. जो पार्ट सेकंड है हमारा, जब हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ये जो स्टेटमेंट था अम्बर्टो इको का, दिस वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दैट पार्ट। वो पार्ट इस स्टेटमेंट से शुरू हुआ था जो अम्बर्टो इको ने बोला था। उन्होंने बोला था कि मैं अपने आप को पहले एक एकेडमिक स्कॉलर मानता हूँ और बाद में एक नॉवलिस्ट मानता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, मैं जो नॉवल है वो सिर्फ मैं संडेज को लिखता हूँ, यानी छुट्टी वाले दिन। तो नॉवल उनके लिए बाद में आती थी, दैट वाज लीस्ट लेटर इंपॉर्टेंस, दैट वाज हैविंग द लेटर इंपॉर्टेंस, बट उनके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एकेडमिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो बताते हैं कि जो वीक डेज होते हैं वो हमेशा एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया करते थे, कोई भी क्लब, पेन क्लब या राइटर्स की मीटिंग अटेंड नहीं करते थे, और जो स्कॉलरली और जो नॉन फिक्शनल वर्क हैं उसमें उनका पूरा ध्यान रहता था वीक डेज पर। मतलब ही वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिज एकेडमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज? क्यों सक्सेसफुल हुई थी ये? The Name of the Rose is different sort of novel. It is quite serious novel. It is a detective story at one level, but it is also probes into the metaphysics, theology, and medieval history. The reasons for the success of the book, however, remains a mystery. द नेम ऑफ द रोज उनका फर्स्ट डेब्यू नॉवल था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, ये उनका फर्स्ट राइटिंग था, डेब्यू राइटिंग था, जिसको बहुत स्टारडम, ह्यूज सक्सेस मिला था अम्बर्टो इको का। ये बहुत सीरियस नॉवल था। मतलब अम्बर्टो इको को खुद भी नहीं पता, अम्बर्टो इको, देन पब्लिशर एंड देन द जर्नलिस्ट एंड द रीडर्स, मीन्स हुएवर इज रीडिंग अबाउट दैट, वो सभी इतने वंडर में सरप्राइज थे कि इस बुक में एक ऐसा कुछ नहीं था जो इतना ज़्यादा उसको पसंद किया गया, बिकॉज दिस बुक वॉज बेस्ड ऑन द डिटेक्टिव स्टोरी, एक तरह के स्टोरी के फॉर्म में ही था वो। तो उनका एक बोल सकते हो आप, दिस वॉज द जेनेटिक स्टाइल, ये उनका स्टाइल है राइटिंग का, वेदर ही इज राइटिंग रिसर्च और एनी ऑफ द राइटिंग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, प्रोब इसमें खोज भी थी, पता लगाना क्या, मेटाफिजिक्स, मतलब द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचर, इसके बारे में था, जो बहुत बड़ा फिलोसफिकल आइडिया है। दैन थियोलॉजी, द कलेक्शन ऑफ द राइटिंग्स, द फैक्ट्स के बारे में था। दैन मेडिवल हिस्ट्री के फीचर्स इसमें बताए गए थे, मतलब कोई भी किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड नहीं था, फिर भी इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला। और ये एक आज तक मिस्ट्री है, इसका रीज़न नहीं पता किसी को। अम्बर्टो इको बोलते हैं कि मे बी द टाइम व्हेन दिस बुक वॉज पब्लिश्ड, उस टाइम पे ऐसा कोई सोर्स नहीं था, दैट्स वाई इट वॉज लाइक्ड सो मच एंड गॉट द सक्सेस। उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि अगर 10 साल पहले या 10 साल बाद में ये बुक पब्लिश होती तो मे बी उसको इतना सक्सेस नहीं मिलता। तो उनके अकॉर्डिंग किस टाइम पे पब्लिश हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियम यू लाइक बेस्ट फॉर द इंटरव्यू, प्रिंट, ऑडियो और टेलीविजन? सी स्किल बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं, नो कनेक्शन विद द टेक्स्ट, ये आपकी प्रेफरेंस पे पूछा गया है, आपको कौन सा अच्छा लगता है, प्रिंट, रेडियो या टेलीविजन? सी दिस इज द आंसर, आई एम जस्ट रीडिंग बिफोर यू, बट यू कैन राइट एब्सोल्युटली योर ओन फ्रेम्ड आंसर।
The medium I like the best in interview is the television. It has both audio and visual effect. It presents the interviewer and interviewee before the audience in their true colors. Usually celebrities accuse the reporters of misquoting them and misreporting them in the print media or on the radio. This is not possible when they are face to face on the television. Their lip movement and the body movement while replying to the probing questions are there for all to see. The recording of various expressions coming on the face, the interviewee and his gestures and words are additional advantages that television holds over the print media or the radio. The print media has dull, dry words alongside a picture, whereas the radio tries to create the atmosphere by skillful variations of the sound. Both expect a lot of attention from the reader or audience. जहाँ तक देखा जाए तो काफ़ी मीन्स अगर मोस्ट ऑफ द पार्ट में देखें तो ये बहुत फैक्चुअल चीज़ें लिखी हुई हैं. टेलीविजन में आपको ऑडियो विजुअल दोनों मीडियम यूज़ हो रहे हैं, आपको दिख रहा है, आपको सुनाई भी दे रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा है. मतलब प्रिंट और रेडियो दोनों ही मीडिया में इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई बोथ आर बिहाइंड द स्क्रीन. वो आपको देख नहीं पा रहे हैं. अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो यू कैन सी माई फेस कि हाँ मैं कैसे बोल रही हूँ, द टोन, द वॉइस मॉड्यूलेशन, माई मीन्स रिस्पॉन्सिव मैनर, कैसा मैनर है मेरा. अभी यही सारी चीज़ें अगर आप लिख दी जाएं तो आपको नहीं पता चलेगा कि हाउ आई वॉज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, राइट. तो टेलीविजन में आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो. आपको ट्रू कलर्स दिखते हैं, उनका लिप मूवमेंट दिखता है, क्या बॉडी मूवमेंट हो रहे हैं, क्या फेस एक्सप्रेशन हो रहे हैं, क्या जेस्चर्स हैं उन लोगों के. वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अपने आप में बताते हैं. अब कोई अगर इस तरह से बोलेगा या आई लाइक इट, राइट, एक ये वे हुआ और दूसरा हुआ या आई लाइक इट. नाउ दिस वन सेंटेंस आई हैव टोल्ड इन टू वेज. तो पहले वाला ऐसा लग रहा है इस डेलिबरेटली बुलाया जा रहा है उसको फोर्सफुली, बट सेकेंड वाले में इंटरेस्ट शो हो रहा है. बट आप जब इस लाइन को लिखोगे तो वो इससे कुछ शो नहीं होगा, राइट. तो यही बताया गया है कि रियल एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं, जबकि जो प्रिंट मीडिया है वो बहुत डल और ड्राई होता है. आपको बस बैठ के पढ़ना है. यू हैव टू टेक आउट द इंटरेस्ट और रिस्पॉन्स और इफेक्ट ऑफ स्पीकिंग और वाइल द इंटरव्यू अपने आप आपको निकालना पड़ता है कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे. रेडियो है वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट साउंड के, भाई हैप्पी साउंड बजा दिया या डल साउंड या मोनोटोनस साउंड या वी कैन से द मेलोड्रामिक इस तरह की साउंड. तो आप उसमें अपने आप को आपको क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ता है, आपको अटेंशन पे करनी पड़ती है. बट टेलीविजन में आप अपने आंखों के सामने देख रहे हो वट एवर इज देयर, तो इसीलिए टेलीविजन को थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म माना जाता है ओवर प्रिंट और रेडियो मीडिया. See the last question. Every famous person has a right to his or her own privacy. Interviewers sometimes embrace celebrity with very personal questions. अब यहाँ पर ये जो पूछा गया है, हाँ, फेमस पर्सन जो है उनकी अपनी खुद की एक प्राइवेसी होती है. प्राइवेसी वी कैन से उनकी एक प्राइवेट लाइफ होती है. बट जो इंटरव्यूअर होते हैं वो कभी कभी एम्ब्रास सेलिब्रिटी, वो फोर्स कर देते हैं उनको कि वो कभी कभी अपने पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर जो वो नहीं देना चाहते हैं उनको देना पड़ता है. तो इस पर हमको थोड़ा सा लिखना है. अगेन इट इज़ नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट, इट इज़ आउट ऑफ फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. Interviewers want to present exclusive and intimate details about the famous person they are interviewing. Some interviewers, viewers, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, focus on the public life and achievement of the individual only. Public life and achievements of the individual only. They try to be objective in their approach as well as the assessment. However, there are others who want to make their interviews more spicy and usually cross the thin limit of the privacy and of the individual in their zeal to present good copy. They embrace the famous person with the personal question. Sometimes impact of such questions on famous person reveals his or her aversion as well as the irritation and we can say the silliness of the person. If they shout, they are accused of being rude and proud, and they keep mum, they are labeled as arrogant. In my opinion, privacy of an individual must be respected. यहाँ पे again this is totally means skill based, value based question. You can put your own thoughts in this question in the answer. यहाँ पर बताया गया है
कि कुछ जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो बहुत सारे जो है एक्सक्लूसिव मतलब बहुत यूनिक डिस्टिंक्टिव, कि हमारा इंटरव्यू बिल्कुल अलग है, जो आज तक अभी नहीं हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पूछे हैं। एंड बहुत इंटीमेट डिटेल्स, कभी कभी जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डिटेल होती हैं, नोबडी वांट टू डिस्क्लोज दैम, वो बाहर आ जाती हैं। कुछ इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं जो मजबूर कर देते हैं इंटरव्यूई को इस तरह के आंसर्स देने में, और वो लोग होते हैं वो एक तरह से फोकस करते हैं पब्लिक लाइफ पे और अचीवमेंट पे। तो यहाँ पे दो व्यूज़ बताए गए हैं। एक इंटरव्यूअर्स होते हैं जो लोगों की पर्सनल लाइफ को डेलिबरेटली बाहर निकालते हैं, एक होते हैं जो उनके अचीवमेंट को जो बताना चाहिए, दैट कैन बी मोटिवेशन फॉर द अदर्स, वो उस फॉर्म में लेकर आते हैं इंटरव्यू। बट जो वो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, और उनकी जो अप्रोच होती है वो असेसिव होती है। असेसिव इज कॉल्ड जो अच्छा उन्होंने अचीवमेंट किया है उसको पब्लिक को बताना, सो दैट दे कैन बी मोटिवेटेड विद दैट। तो एक ये चीज़ हुआ। बट कुछ लोग होते हैं जो अपने इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, मसाला क्वेश्चन जो बोलते हैं, वो पूछकर और अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, मतलब उनकी प्राइवेसी की लिमिट को क्रॉस कर देते हैं फ्लो में। जब इंटरव्यू चल रहा हो, फ्लो में या बीच में वो इस तरह से उस लिमिट से बाहर चले जाते हैं। और ये एक तरह से बोला जाए तो ये गुड कॉपी प्रेजेंट करते हैं कि भाई हाँ, उनमें बहुत बड़ी ज़ील है, उत्साह है, स्पिरिट है, कि वो किस तरह से फेमस पर्सन के पर्सनल क्वेश्चंस अपने इंटरव्यू से बाहर ला रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, इन क्वेश्चंस का जो इम्पैक्ट होता है वो रिवील करता है। एवर्जन इज कॉल्ड हेट, आप बोल सकते हो हेट या डिसलाइकनेस अबाउट द इंटरव्यू, अबाउट बीइंग इंटरव्यू आप बोल सकते हो। जो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसकी हेट सामने दिख जाती है कभी कभी, क्योंकि कभी कभी जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, इतने तरह के अनयूजुअल और बेकार के क्वेश्चंस पूछते हैं। ये कैसे शो होता है, वो इरिटेशन शो करते हैं, वो सिलीनेस शो करते हैं उस पर्सन के। कभी कभी वो चिल्लाने लगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, बहुत प्राउड हो जाते हैं, ये अवर्जन का है, राइट। और वो कीप मम, कभी कभी वो बड़बड़ाते हैं, विस्पर करते हैं, या और इन सब चीज़ों से उन पे एक लेबल लग जाता है कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। भाई इट्स ओके व्हेन यू आर जस्ट ट्राइंग टू गो आउट ऑफ योर लिमिट, वट एवर द पर्सन डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज, यू आर ट्राइंग एंड अगेन यू आर फोर्सिंग टू ट्राई दैट पार्ट ओनली, तो ऑब्वियसली द इरिटेशन विल बी शोन एंड उनको एरोगेंट का तमगा मिल जाता है। एरोगेंट उनको एक तरह से लेबल लग जाता है कि ये बहुत एरोगेंट है। एंड ये क्या होता है, मतलब ये लास्ट में आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो कि हाँ भाई, जो भी है इंटरव्यू या इंटरव्यूई, बट देयर शुड बी अ लिमिट, देयर शुड बी अ मैनर, देयर शुड बी अ प्रोसेस और मैथड टू बी इंटरव्यूड। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू आर हर्टिंग द प्राइवेसी ऑफ एनी पर्सन, जिससे कि वो आगे के लिए इंटरव्यू देने के लिए बिल्कुल मनाही कर दे, राइट। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड द टेक्सचुअल क्वेश्चन, हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सम स्किल बेस्ड क्वेश्चन आई हैव ऑल्सो पुट, more of the extra questions you can go through that, but besides that, what will be more beneficial, go through the text, try to solve out the abstract based question, that will clear the concept and you will be able to write the long answers even based on the value point as well, right. So with this we have entirely complete this chapter. In next video I'll bring you the next chapter, the remaining chapters of the Flamingo. Till then, take care.